हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पिछले पार्ट में हमने देखा था पार्क जे-हुन का जो सीनियर होता है वो उसको इनवाइट करता है उसके साथ काम करने के लिए और वो वहाँ पर मना करके आ जाता है। अगले पल हमें दिखाते हैं डायरेक्टर यूरिम को कॉल करके बुलाते हैं अपने पास और उसका शो कैंसिल करने के लिए बात करते हैं। यूरिम यहाँ पर डायरेक्टर से थोड़े और दिनों की मोहलत मांगती है और बोलती है मैं इस बार अपने शो की रेटिंग जरूर से बढ़ा के ही रहूंगी और लोग भी यूरिम का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले पल हमें दिखाते हैं यूरिम नए नए आइडियाज ढूंढ रही होती है कैसे वो अपने शो की रेटिंग्स बढ़ा सकती है। तो बहुत लोग अलग अलग आइडियाज सजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। पार्क जे-हुन जिस लड़की के साथ ब्लाइंड डेट पे गया था आज वो लड़की उसके ही ऑफिस पहुंच जाती है। यहाँ पर वो अपॉइंटमेंट लेके आई होती है पार्क जे-हुन से मिलने के लिए। जीवन पार्क जे-हुन से बोलती है मुझे तुम्हारा अपोलोजाइज करने का तरीका बहुत ज्यादा पसंद आया था। मैं चाहती हूँ तुम्हारे साथ और ज्यादा वक्त बिताऊं। यहाँ पर पार्क जे-हुन को पहले तो समझ में नहीं आता है कि वो क्या बोले, मगर जिस तरीके से वो लड़की उसको कन्विंस करती है पार्क जे-हुन उसके साथ आउटिंग पे जाने के लिए रेडी हो जाता है। अगले पल हमें दिखाते हैं यूरिम और उसके चारों फ्रेंड्स साथ में बैठकर ड्रिंक्स कर रहे होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पर यूरिम की जो सबऑर्डिनेट होती है वो उससे पूछने लगती है कि आपका शेफ के साथ रिलेशन कैसा जा रहा है। यहाँ पर यूरिम उसका रिप्लाई करती है कि मेरा उसके साथ ब्रेकअप हो गया है। वो यहाँ पर यूरिम से पूछना चाहती थी कि उसका शेफ के साथ ब्रेकअप क्यों हुआ है। फिर बात को काटने के लिए यहाँ पर पार्क जे-हुन बोलता है कि और बताओ तुम्हारी जॉब कैसे जा रही है। पार्क जे-हुन की बात काटते हुए रेस्टोरेंट वाला फ्रेंड यूरिम को बोलता है तुम्हें पता है इनवो दोबारा वापस आ गया है अमेरिका से। यहाँ पर रेस्टोरेंट वाला फ्रेंड और पार्क जे-हुन दोनों ही उसको रोकना चाहते थे मगर उसने इतनी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी कि वो दोबारा बोलना शुरू कर देता है क्या तुम अपने एक्स फियांसे को दोबारा डेट करना पसंद करोगी। अगले पल हमें दिखाते हैं यूरिम अपने घर पहुंची होती है। यहाँ पर वो अपने एक्स फियांसे के गिफ्ट देख देख कर इमोशनल हो रही होती है। उसके एक्स फियांसे ने उसको एक फ्लावर पॉट गिफ्ट किया होता है जिसमें अब फूल आना शुरू हो गए होते हैं। यूरिम अपने एक्स फियांसे के साथ बिताए हुए सारे लम्हों को दोबारा याद करने लगती है और वो याद करती है कि कैसे वो उसके साथ एंजॉय किया करती थी। अगले पल हमें बताते हैं यूरिम का अपने एक्स फियांसे के साथ ब्रेकअप क्यों हुआ होता है। यहाँ पर उसके एक्स फियांसे को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली होती है ओवरसीज जाने की। उसका एक्स फियांसे चाहता था कि यूरिम भी उसके साथ आए मगर यहाँ पर यूरिम अपना करियर बनाना चाहती थी। इन दोनों के बीच में अपने अपने करियर को लेकर ही डिफरेंसेस स्टार्ट हो गए थे, इसलिए इन दोनों ने ब्रेकअप कर लिया था एक दूसरे के साथ। लास्ट टाइम ऐसा हुआ था यूरिम ने इनवो को गुस्से में ये बोल दिया था कि अब मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती हूँ तो प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ और इनवो भी गुस्से से वहाँ से चला गया था। ये सारी बातें सोच सोच कर यूरिम आज बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही होती है। अगले पल हमें दिखाते हैं यूरिम अपने ऑफिस पहुंची होती है। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर आराम से सो रहा होता है। सॉन्ग वू जब करवट लेता है तो उसके हाथ से एक एनवलप नीचे गिर जाता है जो कि रेजिग्नेशन एनवलप होता है जिसे देखकर यूरिम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। यूरिम और सॉन्ग वू जब आपस में बात कर ही रहे होते हैं तब तक डायरेक्टर 2 की एंट्री हो जाती है। यहाँ पर हमें दिखाते हैं कि डायरेक्टर 2 के ऊपर एक फीमेल लीड बहुत जोर जोर से चिल्ला रही होती है। वो बोलती है तुम ऐसी एडिटिंग कैसे कर सकती हो मेरी, जबकि मैंने तो ऐसे शॉट्स दिए भी नहीं। यहाँ पर डायरेक्टर 2 बहुत ज़्यादा क्लेवरली बोलती है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए जबकि तुम्हें इतना ज़्यादा फेम मिल रहा है मेरी एडिटिंग की वजह से। यहाँ पर मेन लीड को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। सॉन्ग वू और यूरिम भी ये सब तमाशा वहाँ पर खड़े खड़े देख रहे होते हैं। यहाँ पर फीमेल लीड
प्रोड्यूसर 2 के सामने गिड़गिड़ाने भी लगती है कि प्लीज ऐसी एडिटिंग मत करो। यूरिम सांगवू से पूछती है ऐसा क्या किया है कांग चेरी ने जो कि मेन लीड इतना ज्यादा रो रही है और गिड़गिड़ा रही है उसके सामने। यहाँ पर सांगवू उसकी एडिटिंग दिखाता है यूरिम को और बोलता है जब ये दोनों शूटिंग कर रही थी तब गलती से मेन लीड के कपड़े फट गए थे और कांग चेरी ने इसको हटाए बिना ही इस एपिसोड को अपलोड कर दिया है और इस पर इस मेन लीड को बहुत ज्यादा हेट मिल रही है। अगले पल हमें दिखाते हैं पाक जेहुन जीवन से मिलने पहुंचा होता है उसकी बताई हुई जगह पर। ये दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और बहुत सारा खाना एंजॉय कर रहे होते हैं। यूरिम जिस शूटिंग साइट पे पहुंची होती है वो और कहीं नहीं बल्कि शिप पे उसकी शूटिंग होती है। इस बार यहाँ पर शिप चलाने वाला जो होता है वो यूरिम को उसकी शिप पर जाने नहीं दे रहा होता है। वो बोलता है मेरी शिप पर कोई भी लेडीज अलाउड नहीं है। पहले तो यूरिम शिप ओनर को बहुत ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश करती है मगर जब वो नहीं मानता है तो यहाँ पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सांगवू को देती है और बोलती है आगे की शूटिंग अब तुम करोगे। सांगवू ये सब करना तो नहीं चाहता था मगर यूरिम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डालती है और बोलती है कि मुझे पता है तुम बहुत अच्छे से इसको कर लोगे इसलिए प्लीज़ तुम मेरे लिए ये ज़रूर से कर लो और जबरदस्ती उसे उसकी लोकेशन तक भेज देती है। अगले पल हमें दिखाते हैं यूरिम जब अपनी कार के पास पहुंचती है तब वो देखती है कि उसके पास कार की कीज है ही नहीं जबकि वो सांगवू के साथ ही चली गई होती है। यूरिम जब अफसोस मना ही रही होती है तब तक उसकी फ्रेंड उसको कॉल करके उसका हालचाल पूछना शुरू कर देती है। यहाँ पर वो बताती है कि मेरे कार के अंदर ही मेरा पर्स भी रह गया है। यूरिम की फ्रेंड को जब पूरी सिचुएशन पता चलती है वो तुरंत ही पाक जेहुन को कॉल कर देती है और बताती है कि उसके पास अभी पर्स भी नहीं है। यहाँ पर पाक जेहुन उसको बहुत ज़्यादा कूपन कोड्स देना शुरू कर देता है जो कि उसके फ़ोन पे भेजना शुरू कर देता है जिसे देखकर यूरिम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाती है क्योंकि अब वो कुछ खा सकती थी। पाक जेहुन अपनी ब्लाइंड डेट के साथ जब मील एंजॉय कर ही रहा होता है तब तक एक न्यूज़ चैनल पर एक न्यूज़ फ्लैश होना शुरू हो जाती है। उसमें बताते हैं कि एक प्रोड्यूसर का एक्सीडेंट हो गया है। ये जगह वही जगह होती है जहां पर अभी यूरिम अपनी शूटिंग करने पहुंची होती है। जब पाक जेहुन ये सब सुनता है तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर यूरिम की तलाश में निकल पड़ता है। पाक जेहुन यूरिम को तलाश कर ही लेता है और उसे बोलता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ भी था तो तुम मुझे कॉल करके बता सकती थी और उसको अपनी कार में सोने के लिए बोलता है। अगले पल हमें दिखाते हैं यूरिम पाक जेहुन की कार में बहुत आराम से सो रही होती है और बार बार पाक जेहुन उसको देख रहा होता है। अगले सुबह दिखाते हैं यूरिम अपनी शूटिंग साइट पे दोबारा पहुंच गई होती है और पाक जेहुन से कुछ उधार पैसे लेके गई होती है। यहाँ पर पाक जेहुन मजाक में बोलता है कि इसके साथ साथ मैं तुमसे और भी बहुत कुछ रिटर्न में लूँगा। सांगवू ने पूरी शूटिंग बहुत अच्छे से कर ली होती है इसलिए यूरिम उसके पास पहुंचती है और उसको शाबाशी देना शुरू कर देती है। यहाँ पर वो सांगवू से बोलती है तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, अपना टैलेंट ऐसे वेस्ट मत करो। यूरिम सांगवू को बहुत ज़्यादा एनकरेज करती है कि वो जो काम कर रहा है वो और कोई नहीं कर सकता है बल्कि जो जॉब वो कर रहा है कुछ लोगों के लिए तो वो ड्रीम जॉब होती है इसलिए वो इतनी आसानी से इसे क्विट ना करे। यूरिम के वर्ड्स सांगवू पर बहुत असर कर जाते हैं और वो अपना रेजिग्नेशन लेटर फाड़ कर डस्टबिन में डाल देता है। अगले दिन का सीन दिखाते हैं यूरिम अपने घर में होती है। जब वो सुबह उठती है तो उसके फेस पे एक पिंपल आ चुका होता है। जैसे ही वो ऑफिस पहुंचती है उसके शो की रेटिंग अभी भी कुछ बढ़ी नहीं होती है तो उसे और ज़्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाता है। यहाँ पर वो अपने ही आप को ब्लेम करना शुरू कर देती है कि इतनी ज़्यादा मेहनत की फिर भी हमारे शो की रेटिंग बढ़ती क्यों नहीं है।
तो रिम डायरेक्टर के पास पहुंची होती है। वो और कुछ दिन चाहती थी डायरेक्टर से, मगर डायरेक्टर उसको बिल्कुल मना कर देता है। यहाँ पर सॉन्ग वो यूरिम के पास पहुंचता है और बोलता है, काश मैंने अच्छे से शूटिंग की होती तो आज हम लोगों को ये दिन ना देखना पड़ता है। यहाँ पर यूरिम उसे चुप कराते हुए बोलती है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, पहले से ही रेटिंग इतनी कम थी, तुम एक एपिसोड के बेसिस पे अपने आप को, अपने पोटेंशियल को जज करना बंद करो। अगले पल हमें दिखाते हैं कांग चेरी यूरिम के काम के ऊपर कमेंट करना शुरू कर देती है। इन दोनों के बीच में फिर से कोल्ड वॉर टाइप्स हो जाता है। पाक जे-हुन के अचानक उसके डेट से गायब हो जाने की वजह से जीवन उससे सेकंड चांस मांगती है उसके साथ कहीं डिनर पे जाने के लिए। अगले पल हमें दिखाते हैं यूरिम का आज बर्थडे होता है। यहाँ पर उसके मॉम डैड उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हैं और उसे बहुत सारी वेल विशेस देते हैं। फोन कट हो जाने के बाद यूरिम अपने फोन की स्क्रीन पर देखती है तो वहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस होते हैं। यहाँ पर वो रियलाइज करती है कि उसके लाइफ में ऐसा कोई भी नहीं है जिसके साथ वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर सके। यूरिम अकेले ही रेस्टोरेंट पहुंची होती है। वहां पर अपने मनपसंद डिश को ऑर्डर करती है और खूब भर भर के खाना खाती है। अगले पल हमें दिखाते हैं यूरिम जब घर पहुंची होती है तो पीछे पीछे इनवू भी उसके घर तक पहुंचा होता है। यहाँ पर वो पूछना चाहती थी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इनवू उसके पास आकर उसको बधाइयाँ देना शुरू कर देता है और बोलता है, मैं तुम्हारे बर्थडे के लिए ही यहाँ पर आया हूँ। यूरिम इनवू का गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी, मगर जबरदस्ती इनवू उसके हाथ में केक का पैकेट पकड़ाकर और बहुत सारे फूल का बुके पकड़ाकर उसके वहाँ से चला जाता है। पीछे से खड़ा हुआ ये सब पाक जे-हुन भी देख रहा होता है। इनवू के वापस चले जाने के बाद पाक जे-हुन यूरिम के पास आता है और बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, इतनी रात में तुम गेट के बाहर क्यों खड़ी हुई हो। अगले पल हमें दिखाते हैं पाक जे-हुन यूरिम का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ पर पाक जे-हुन यूरिम के लिए एक अजीबोगरीब डांस भी पेश करता है। पाक जे-हुन की ये सब मस्ती देखकर यूरिम बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसको बोलती है, एक तू ही मेरा सच्चा दोस्त है जिसके साथ मैंने अपना बर्थडे इतने अच्छे से सेलिब्रेट किया। मुझे लगा नहीं था कि मैं किसी के साथ आज बर्थडे सेलिब्रेट कर भी पाऊंगी। ये दोनों जब एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर ही रहे होते हैं, यहाँ पर पाक जे-हुन इनवू का टॉपिक स्टार्ट कर देता है और बोलता है, क्या वो तुम्हारी लाइफ में दोबारा आना चाहता है। यूरिम को इसका आंसर अभी पता नहीं होता है तो वो यहाँ पर पाक जे-हुन को भी कुछ क्लियरली बता नहीं पाती है। बोलती है, तुम टेंशन ना लो, अगर मैंने उस लड़के को दोबारा डेट करना शुरू किया तो सबसे पहले मैं तुमको ही बताऊंगी। यहाँ पर पाक जे-हुन उसको आगाह करते हुए बोलता है, प्लीज़ अब तुम उससे डेट मत करना। पल हमें दिखाते हैं यूरिम ने जो अपने लिए मच्छरदानी मंगवाई होती है, पाक जे-हुन उसको लगाने में यूरिम की हेल्प कर रहा होता है। जब ये दोनों मच्छरदानी को फिक्स कर ही रहे होते हैं तब बातों बातों में ये नोटिस करते हैं कि मच्छरदानी के अंदर भी एक मच्छर आ चुका है, जिसको पकड़ने के लिए दोनों ही मच्छर की तरफ भागते हैं। जैसे ही ये दोनों मच्छर के ऊपर कूदने ही वाले होते हैं, वैसे ही यहाँ पर एक रोमांटिक सीन क्रिएट हो जाता है और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर होते हैं।